हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मालिनी की शादी गौरव के साथ होती है। जहां मालिनी एक बेबाक और मॉडर्न जमाने की बहू होती है, वहीं उसकी सास नीलांबरी पुराने जमाने के ख्यालातों वाली होती है। शादी के बाद पहली सुबह मालिनी बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर नीलांबरी के सामने आ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडर्न तड़का मिक्स किया है, पीकर देखिए। आई एम श्योर कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। मालिनी के इतने छोटे कपड़े देखकर नीलांबरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो मालिनी के हाथ का ट्रे उठाकर नीचे पटक देती है। ये आवाज सुनकर गौरव और मालिनी के ससुर जी बलराज घबराते हुए वहां आ जाते हैं। क्या हुआ नीलांबरी, सुबह सवेरे क्या तोड़फोड़ हो रही है घर में? अरे वही तो। लेकिन जब गौरव और बलराज मालिनी को छोटे कपड़ों में देखते हैं, तभी उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है। गौरव फौरन अलमारी में से दुपट्टा लाकर मालिनी के बदन को ढकता है। देख लो इस बेशरम बहू की करामत। अरे शादी को हुए 24 घंटे तक नहीं बीते हैं अभी तक, और इसने तो अपना असली रूप अभी से दिखाना शुरू कर दिया। अरे निर्लज लड़की, तुझे कुछ शर्मो हाया है या नहीं? ससुराल में बहुएं सर पर पल्लू ओढ़े रहती हैं और तू यहाँ छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है, सरेआम वो भी। छी छी छी। हाँ तो उसमें कौन सी बुराई है? मुझे साड़ी एनॉल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं जब घर में रहती हूँ तो मैं उतने ही कपड़े पहनती हूँ जितने में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। अरे गौरव बेटा, ये तेरी लुगाई क्या कह रही है? इसे मान मर्यादा है कि नहीं? अरे जो करना है अपने कमरे के अंदर तक करे ना, कम से कम अपने सास ससुर का तो लिहाज रखो। यही परवरिश दी है क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों ने? इसी से तुम्हारे संस्कार नजर आ रहे हैं। ओह रियली पापा जी, मुझे आप लोग चाहे जितना भी रोके या टोके, मैं छोटे कपड़े पहनना बंद नहीं करूंगी और मैं अपने उसूलों पर ही जीऊंगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मम्मी जी, पापा जी, एक इंसान की पहचान उसके संस्कारों की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से और उसके बर्ताव से की जाती है, जो शायद आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। गौरव गुस्से से मालिनी को रोकता है। मालिनी, एनफ। कब से जो मन में आए बोले जा रही हो। अगर मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तो उस आज्ञा का पालन करो। तुम अब अपने मायके में नहीं हो, अपने ससुराल में हो, और यहाँ पर तुम एक बीवी और सबसे इंपॉर्टेंट इस घर की बहू हो, ये भूलो मत। मालिनी को इतना कुछ सुनाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो रोजाना छोटे कपड़े पहनना जारी रखती है। अगली रात वो वन पीस पहनकर क्लब जा रही होती है। यस यस डार्लिंग, आ रही हूँ मैं। हाँ, सी फेस क्लब ही जाएंगे। मैंने बुकिंग्स एंड ऑल कर दी है, ड्रिंक्स का भी बंदोबस्त हो गया है। कूल, या सी यू त्रिशा। नहीं, मतलब तूने ये वचन ले लिया है ना कि तू अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों की भी नाक कटवा के रहेगी, है ना? ये छोटे कपड़े पहनकर कहाँ नाच नचाने जा रही है रे नागिन? मैं क्लब जा रही हूँ मम्मी जी, आपको भी ज्वाइन करना है ना तो आ जाओ। हम दोनों सास बहू क्लब में ठुमके लगा लगा कर बवाल मचा देंगे। बस, बकवास करने की भी हद होती है। अरे तुझे क्या हद का पता होगा, जबकि तूने तो सारी हदें ही पार कर दी है। चल, तुझे तो मैं आज कहीं भी जाने नहीं दूंगी। नीलांबरी मालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर घसीटते हुए ले जाती है। मम्मी जी मेरा हाथ छोड़ो। ओफो मम्मी जी ये क्या कर रही हो आप? अब तू इस कमरे में ही बंद रहे, अब जाके दिखा क्लब में। आई बड़ी बेशर्मों की महारानी, सास ससुर और पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के पीछे पड़ी हुई है। बेवकूफ, बेढंगी लड़की। नीलांबरी मालिनी को कमरे में बंद कर देती है और कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। लेकिन मालिनी चुप रहने वालों में से कहाँ होती है। वो उस कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है और क्लब जाती है। उस रात भी घर पर बहुत हंगामा होता है। फिर एक दिन जब मालिनी की ननद कंचन और नंदोई यश आते हैं, तभी नीलांबरी मालिनी को सख्त चेतावनी देकर रखती है। खबरदार अगर तू कंचन और जमाई बाबू के सामने छोटे कपड़े पहन कर आई तो। लेकिन फिर भी मालिनी कंचन और यश के सामने छोटे कपड़े पहनकर आ ही जाती है। अरे कंचन दी, ये आपके हाथ और गाल पर निशान कैसा है? आपको कोई चोट लगी है क्या?
ओह गॉड, ये सब क्या है कंचन दी? नंदोई जी, कुछ बताएंगे आप? कुछ नहीं मालिनी, दरअसल वो काम करते समय ना हल्की सी छोटी मोटी चोट लग गई। इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मालिनी जी, ये आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? माँ, हाय गौरव, यही संस्कार है क्या इस घर में आई नई सदस्य के? मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चलो यहाँ से कंचन, इतनी बेहूदगी और बेशर्मी मैं नहीं देख सकता। नंदोई जी रुकिए तो। कंचन दीदी। यश कंचन को लेकर वहां से चला जाता है और इन सब का दोष मालिनी पर आ जाता है, जिसके बाद नीलांबरी बहुत क्रोधित हो जाती है और मालिनी पर फिर से इन सब तानों के बाण बरस पड़ते हैं। देख लिया ना मालिनी बहू, तेरे कारण क्या हो गया। जमाई बाबू इतने खुशी से आए थे, उन्हें निराश करके भगा दिया। अब बस, अब तुम भी यहाँ इस घर में और नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से तुम भी। बिल्कुल सही कह रही है नीलांबरी। अरे मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं हम लोग। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, मेरी इन सब में 1% की भी गलती नहीं है, तो आप दोनों मुझ पर। एनफ मालिनी, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जो मेरी मम्मी और मेरे पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। मालिनी को ना चाहते हुए भी घर छोड़कर जाना पड़ता है और वो अपने मायके चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ अनुराधा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अनुराधा को मालिनी के छोटे कपड़े पहनने से कोई एतराज नहीं होता है। डोंट वरी बच्चा, समधन जी की सोच पुराने जमाने की है। वो लोग ऑर्थोडॉक्स हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से बोल्ड और आउट ऑफ द बॉक्स रहना सीखा, वैसे ही वो लोग बचपन से ही वैसे ऑर्थोडॉक्स माहौल में पले बड़े हैं। ओके बेटा? बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गौरव ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। लेकिन मॉम, आपको एक बात बतानी थी। जब कंचन दीदी नंदोई जी के साथ घर पर आई थी ना, तभी उनके हाथ और गाल पर बहुत चोट लग गई थी। न जाने वो उन्हें सच में काम करते वक्त ही लगी थी या कुछ और मामला है। मालिनी 2 दिन बाद कंचन से मिलने उसके घर जाती है, ये सोचकर कि वो उससे और यश से माफी मांग ले और सुलह कर ले। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यश कंचन को बेरहमी से बेल्ट और लकड़ी से मार रहा होता है। बोल, करेगी नाटक? बोलेगी उल्टा मुझे? तुझे बोला था ना अपनी औकात में रह, मेरे काम के बीच में ज्यादा दखल मत दिया कर। हाँ, मैं संजना से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मत मारो मुझे दर्द हो रहा है यश। यश, तेरी आज खैर नहीं। मेरी कंचन दीदी पर हाथ उठाया ना, रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। मालिनी अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकालती है और यश की आंखों पर छिड़कती है, जिससे उसकी आंखें बुरी तरह जलने लगती हैं और वो दर्द से कराहने लगता है। मालिनी उसी लकड़ी से यश को बहुत कूटती है। ये ले, उठाएगा फिर किसी औरत पे हाथ? बोल, उठाएगा? नहीं। मत मारो। अरे माफ कर दो मुझे, अरे माफ कर दो। कंचन तब तक पुलिस और अपने घर वालों को बुलाती है, जिसके बाद पुलिस आकर यश को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस हादसे के बाद नीलांबरी का मालिनी की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है और वो उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मालिनी बहू। आज अगर तू साहस और हिम्मत दिखाकर मेरी कंचन को नहीं बचाती तो न जाने वो राक्षस इसका क्या हाल कर देता। तूने आज अपनी बात को सच में सिद्ध कर दिया कि कपड़े नहीं, इंसान का बर्ताव और उसके अच्छे गुण ही उसके संस्कार होते हैं। मैं खुद को भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। मम्मी जी, अब आप रुलाओगे क्या? इस तरह पूरा परिवार मालिनी को फिर से अपना लेता है और सभी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। रतनपुर कहकर एक गांव में मनोरमा अपने छोटे बेटे ओमकार के साथ रहती थी। पति उदय की मृत्यु के बाद वो घर से खाना बनाकर घरों घरों तक टिफिन पहुंचाकर अपनी टिफिन सर्विस से पैसे कमाने लगी और इस तरह दिन रात खून पसीना एक करके वो कड़ी मेहनत करती और अपने बेटे ओमकार का और अपना पेट पालती। चलो, अब बस और 10 टिफिन बाकी है, फिर मैं मेरे ओमी के लिए उसकी मनपसंद खीर बनाऊंगी। आज उसका जन्मदिन है।
मनोरमा अपने बेटे ओमकार को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। वो रात रात भर जागकर अगली सुबह की तैयारी करती। सब्जियां काट कर रखना, आटा गूंद कर रखना, ये सब करते करते आधी रात बीत जाती। फिर सारे टिफिन पैक करके दिन में तपती धूप में गांव में घरों घरों तक जाकर वो सभी को टिफिन देती। धन्यवाद मनोरमा, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। जी करता है खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। अगली बार फिर से मंगाऊंगी। जी धन्यवाद। ओमकार को और आगे पढ़ने के लिए मनोरमा दुगना तिगुना मेहनत करती है और पैसे इकट्ठा करके उसे शहर पढ़ने भेजती है। बड़े होने के बाद ओमकार को शहर में ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वो शहर में ही सेटल हो जाता है और उसे एक अमीर लड़की मिलती है जिसका नाम शनाया होता है। ओमकार और शनाया दोनों शादी कर लेते हैं और ओमकार ये सब मनोरमा को बताता तक नहीं है। गांव में इस डब्बे में मोती चूर के लड्डू हैं और इस डब्बे में बेसन के। ओमी को बिना बताए मैं जा तो रही हूँ, कहीं वो नाराज तो ना हो जाए। पहले ही वो फोन पर बहुत ही कम बात करता है। खैर, अब तय किया है तो जाकर ही रहूंगी। आज के सारे टिफिन ऑर्डर्स मैंने पहुंचा दिए हैं। चलो, अब कुछ ही देर में ट्रेन का समय हो जाएगा। मनोरमा रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन आने का इंतजार करती है। वो बेटे को मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। कुछ देर के इंतजार के बाद उसे पता चलता है कि ट्रेन 6 घंटे लेट है। तो वो 6 घंटों तक स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करती है और फिर 6 घंटों बाद ट्रेन आ ही जाती है और वो ट्रेन में सफर करके अपने बेटे से मिलने शहर पहुंची जाती है। लेकिन जब वो उसके घर पहुंचती है तभी शनाया और उसे साथ में देखकर हैरान रह जाती है। ओमी, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, मैंने शादी कर ली। सॉरी, मैं अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि आपको बता ही नहीं पाया ये बात। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या मतलब? मैं तुझसे मिलने आई हूँ। न फोन न कुछ। शहर आकर तो तू मुझे भूल ही गया है। ओह गॉड! ओमकार, इस बुढ़ी औरत को बोलो जल्दी से यहाँ से निकल ले। इसके बदन से कितनी गंदे तेल की बदबू आ रही है। आई कांट ब्रीथ बेबी। सॉरी बेबी। माँ, आप एक काम करो, आप अभी निकल जाओ यहाँ से। हम फोन पर बात करेंगे, ठीक है? निकल जाओ आप अभी। ओमकार का ये बर्ताव देखकर मनोरमा दंग रह जाती है। ओमी बेटा, तू ये क्या कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। इस लड़की को समझा कि मैं कोई हरी गहरी बुढ़िया नहीं हूँ, इसकी सास हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप निकलो ना अभी यहाँ से। इस घर में आप जैसे गरीब लोगों की कोई जगह नहीं है। हम अमीरों का स्टेटस और औहदा इस सोसाइटी में बहुत ऊंचा है। हमारी तो काम वाली नौकरानी भी आपसे ज्यादा अमीर होगी। इस तरह ओमकार अपनी माँ की बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी मनोरमा ट्रेन में गांव वापस जाते समय बहुत रोती है। मेरे अपने ही बेटे ने आज मेरा इतना बुरा अपमान किया। मैं ये जीवन भर नहीं भूलूंगी। इतनी मेहनत करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और बड़ा होने पर उसने मुझे ये दिया, बेइज्जती। मनोरमा अपने गांव वापस लौट आती है। अब इस बूढ़ी उम्र में ज्यादा काम वो नहीं कर पाती और बहुत बीमार रहने लगती है। इसीलिए उसके टिफिन सर्विस का काम भी ठीक से नहीं चल पाता। बीमार रहने के कारण वो पैसे नहीं कमा पाती और उसके खाने को लाले तक पड़ जाते हैं। वो ओमकार को फोन कॉल करती है कुछ पैसे मांगने के लिए, लेकिन ओमकार उसका कॉल नहीं उठाता। घर का बिजली का बिल ना भरने की वजह से घर का मालिक उसे घर से भी बाहर निकाल देता है और घर को ताला लगा देता है। बीमार हालत में बूढ़ी मनोरमा अपने सामान को लेकर कड़ाके की ठंड में यहाँ से वहाँ दर बदर भटकती है। अब इस बीमार अवस्था में मैं कहाँ जाऊं? ओमी होकर भी मेरा नहीं रहा। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। मेरा अपना खून ही पराया हो गया। हे भगवान जी, मेरी मदद करो। इस बूढ़ी भक्त की मदद करो।
मनोरमा एक नदी के किनारे थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है और एक मटके में नदी का पानी लेकर उसे पीती है। तभी अचानक से नदी में से एक देवता प्रकट हो जाते हैं। मनोरमा उन्हें देखकर चौंक जाती है। देवता जी, आप? भक्त अगर पुकार लगाए तो भगवान को तो उनकी मदद के लिए आना ही होगा ना। मनोरमा, तुम एक बहुत ही नेक और ईमानदार भक्त हो और मैं तुम्हारी पीड़ा को भली भांति जानता हूं, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए सर्वप्रथम प्रकट हो गया हूं। देवता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनके हाथ से रोशनी की किरण उजागर होती है और वहां की जमीन पर एक सुंदर सा ढाबा तैयार हो जाता है जिसमें जादुई रसोई होती है और उस रसोई में ढेर सारे अनगिनत व्यंजन प्रकट होते हैं। अरे वाह, ये क्या, एक जादुई रसोई? इसमें तो कई सारे खाद्य पदार्थ हैं। हाँ मनोरमा, ये जादुई रसोई एक ऐसी रसोई है जिसमें हर रोज अपने आप ही ढेर सारा खाना प्रकट होगा और तुम इससे पैसे कमा सकती हो। तुम्हें बस बैठकर लोगों को खाना देना है। जाओ, अब अपने सपनों को पूरा करने की बारी आ गई है। तथास्तु। धन्यवाद देवता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मनोरमा जादुई रसोई के जरिए अपने ढाबे को चलाती है। रोजाना ढाबे की रसोई में अपने आप व्यंजन पक जाते हैं और इस तरह मनोरमा के ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार भी लग जाती है। गांव वालों को उसके ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है। धन्यवाद मनोरमा काकी, आज इस खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। अरे सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है। इतना शानदार, मजेदार और जबरदस्त पुलाव तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मनोरमा दादी के ढाबे के। आपका ढाबा सचमुच सुपर कूल है। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद मनोरमा फेमस हो जाती है और हर जगह उसका नाम रोशन हो जाता है। इतनी बूढ़ी उम्र में भी इतने जज्बे के साथ काम करने के लिए सभी ऑनलाइन दर्शक मनोरमा की प्रशंसा करते हैं। मनोरमा अब पैसे कमा कमा कर बहुत अमीर भी हो जाती है। वो एक बंगले में रहने लगती है। जब ओमकार और शनाया को ये पता चलता है तब वो दोनों मनोरमा को मिलने के लिए गाँव आते हैं। माँ, कैसी हैं आप? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया था। हाँ मम्मी जी, वी आर रियली सॉरी। लेकिन अभी आप इतनी फेमस हो गई हो, इतनी रिच हो गई हो, तो प्लीज अपनी बहू बेटे को माफ कर दो। हरगिज नहीं, मैं भूली नहीं हूँ किस तरह तुम दोनों ने मेरा अपमान किया। मैं तुम दोनों से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। अब मैं अमीर हो गई हूँ तो यहाँ आ गए मुंह उठाकर मुझसे मिलने, बेशरम कहीं के। इस तरह मनोरमा ओमकार और शनाया को अपने बंगले से निकाल देती है और उन दोनों से सारे रिश्ते तोड़ देती है और जादुई रसोई के जरिए पैसे कमाकर एक खुशहाल जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।